हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संजीवनी क्लासेस में। मैं ज्योति आप लोगों का स्वागत करती हूं आज के इस नए वीडियो में, जो है हमारा UPHESC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 जो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं जिसमें बुक को उसके ऑथर से मिलान करना है। दी होमिने हॉब्स इमाइल रूसो की रचना है। दी आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली द्वारा लिखित है। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन यह लॉक की पुस्तक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसके आंसर को आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन ए वेल्स स्कूल, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड स्कूल, ऑप्शन सी शिकागो स्कूल, ऑप्शन डी हार्वर्ड स्कूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिकागो स्कूल। व्यवहारवादी आंदोलन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को वैज्ञानिक अध्ययन प्रविधि द्वारा समझने का प्रयास है। वैज्ञानिक अध्ययन प्रविधि द्वारा व्यवहारवाद का आशय मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहारवाद की आधारशिला रखने का मूल श्रेय शिकागो स्कूल को दिया जाता है। व्यवहारवाद को बौद्धिक रूप से स्थापित करने का श्रेय चार्ल्स मेरियम को है, जिनकी पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, व हैरोल्ड लॉसवेल, जिनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है? ऑप्शन ए आदिम मॉडल, ऑप्शन बी प्रदत्त मॉडल, ऑप्शन सी जनादेश मॉडल, ऑप्शन डी प्रतिरूप मॉडल। इसका सही आंसर है आंसर ए ऑप्शन ए आदिम मॉडल। प्रदत्त मॉडल के अंतर्गत जनता के निर्देशानुसार ही प्रतिनिधित्व को शासन या कार्य करना पड़ता है, जबकि जनादेश मॉडल के अंतर्गत व्यक्ति किसी नेता विशेष को वोट न डालकर दल को वोट डालता है। लोग किसी दल की नीति से आकर्षित होने के कारण उस दल को वोट देते हैं, जबकि प्रतिरूप मॉडल का मतलब है कि सरकार बृहत समाज के सूक्ष्म रूप जैसी होती है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लाइक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी लोचशीलता, ऑप्शन सी स्वायत्तता, ऑप्शन डी संसक्तता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोचशीलता। हंटिंगटन लोचशीलता की बात नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह हंटिंगटन जटिलता की बात करते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक संगठनों व क्रियाविधियों का संस्थाकरण है। संस्थाकरण शब्द हम याद रखेंगे। संस्थाकरण होना ही इनके अनुसार राजनीतिक विकास है। हंटिंगटन ने एकल रेखीय विकास प्रक्रिया की चुनौती दी। हंटिंगटन ने निम्न बिंदुओं के रूप में राजनीतिक विकास को व्यक्त किया है। पहला अनुकूलन, दूसरा जटिलता, तीसरा स्वायत्तता, चौथा संसक्तता। कई बार एग्जाम में इसके क्रम को भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इन बिंदुओं को क्रमानुसार भी याद कर लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लुसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी क्षमता,
ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी विभेदीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्याय। लुसियन पाई समानता, क्षमता और विभेदीकरण को राजनीतिक विकास की विशेषता मानते हैं। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, जिसे हम एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या है मेरी? साछवी, सा समानता, छा क्षमता, वी विभेदीकरण। इससे हमें तीनों बिंदु भी याद हो जाएंगे और क्रमानुसार भी याद हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए विधि का शासन, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ऑप्शन सी राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन डी प्रतिबद्ध नौकरशाही। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रतिबद्ध नौकरशाही। जैसा कि हेडिंग के टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही जो है ये निरंकुश शासन का लक्षण है, जबकि यहाँ हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वो भी उदार लोकतंत्र। उदार मतलब ऐसे लोकतंत्र की जो कम से कम शासन में हस्तक्षेप करे, ऐसे लोकतंत्र की बात करते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही की सर्वप्रथम मांग इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? ऑप्शन ए हित अभिव्यक्तिकरण, ऑप्शन बी हित संचयीकरण, ऑप्शन सी हित वृद्धि, ऑप्शन डी राजनीतिक संचार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हित वृद्धि। राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य व प्राथमिक कार्य हैं जैसे कि राजनीतिक समाजीकरण का कार्य राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक भर्ती द्वारा किया जाता है, दूसरा हित अभिव्यक्तिकरण, तीसरा हितों का एकीकरण, चौथा राजनीतिक संचार। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। राजनीतिक ह्रास की अवधारणा का इस नाम के साथ संबंध है। इसका मतलब कि राजनीतिक ह्रास की संकल्पना किस विचारक के द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी डेविड एप्टर, ऑप्शन सी सैमुअल पी हंटिंगटन, ऑप्शन डी जी आमंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हंटिंगटन के राजनीतिक क्षरण या ह्रास का मतलब है कि राजनीतिक विकास या राजनीतिक संस्थाओं का या राजनीतिक क्रियाओं का संस्थाकरण ना होना। जैसा कि हंटिंगटन के आपने विकास के सिद्धांत में भी देखा है कि इनका मानना है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं का संस्थाकरण ही राजनीतिक विकास है। इसके जस्ट विपरीत हंटिंगटन का राजनीतिक क्षरण या ह्रास की संकल्पना है। राजनीतिक क्षरण का मूल कारण यहाँ पे हंटिंगटन बता रहे हैं कि विधियों का संस्थाकरण ना होना ही राजनीतिक क्षरण है। इसके विपरीत राजनीतिक विकास है, यानी कि राजनीतिक संगठनों व क्रियाओं का संस्थाकरण होना राजनीतिक विकास है। इनके अनुसार राजनीतिक क्षरण का अभिप्राय सामाजिक आकांक्षाओं व उनकी पूर्ति के मध्य उत्पन्न खाई से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी एक बाधा है? ऑप्शन ए स्वतंत्र मीडिया, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन सी नागरिक उदासीनता, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागरिक उदासीनता। इसके अतिरिक्त निरक्षरता, गरीबी और पिछड़ापन, नियंत्रित और उन्मुक्त प्रेस, सरकार का अधिनायकवादी रवैया, अधिकारी और कर्तव्यों की असत्यता, नागरिक उदासीनता, सामाजिक और आर्थिक असमानता, दोषपूर्ण शैक्षिक प्रणाली व रूढ़िवादिता आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूहों का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना, ऑप्शन बी अपने अनुकूल अभ्यर्थियों को निर्वाचित करने में सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी अपने उद्देश्य की संसिद्धि के प्रयोजन से विधायकों की सहायता लेने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करना, ऑप्शन डी जनमत को प्रभावित करने तथा उसका समर्थन करने प्राप्त करने का प्रयास करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना। दबाव समूह विभिन्न माध्यमों जैसे हड़ताल, प्रदर्शन, याचना, धरना, बंद, लॉबिंग, न्यायिक कार्रवाइयों आदि के माध्यम से अपने पक्ष में नीति निर्माण करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, इसलिए इनको दबाव समूह कहा जाता है। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, दबाव ऐसा समूह जो दबाव डालकर अपने पक्ष में नीतियाँ बनाने के लिए सरकार को बाध्य करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी दबाव समूह से ही संबंधित है। दबाव समूह को कौन एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है? ऑप्शन ए माइरन वीनर, ऑप्शन बी पीटर ओडिगार्ड, ऑप्शन सी एसी फाइनर, ऑप्शन डी हरमन जीगलर। इसका सही आंसर है एसी फाइनर। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गुट बैठक, ऑप्शन बी कोशिका दल, ऑप्शन सी नागरिक सेना, ऑप्शन डी कुलीन तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुलीन तंत्र इनके वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर नागरिक दल नागरिक दल इसमें पहले से दिया हुआ है। नागरिक दल या नागरिक सेना इन्होंने दलों के संगठनात्मक संरचना के 4 प्रकार बताए हैं। एक गुट बैठक, दूसरा कोशिका दल, तीसरा नागरिक सेना, चौथा शाखा दल। इनकी बुक है पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस का, ऑप्शन बी हेराल्ड लास्की का, ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट का, ऑप्शन डी लिकॉक का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेराल्ड लास्की का। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कार्ल ड्यूस, ऑप्शन बी जीन ब्लोंडेल, ऑप्शन सी रिचर्ड स्नाइडर, ऑप्शन डी बेंजामिन स्वार्टज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिचर्ड स्नाइडर। ये संकल्पना से मुख्यतः कार्ल ड्यूस संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? ऑप्शन ए स्टीफन एल वासबी, ऑप्शन बी जॉन मेज, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी आमंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेविड ईस्टन, जो व्यवहारवाद के विचारक हैं।
इनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि 1953 में प्रकाशित हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें युग्म को देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए मूस्का द रूलिंग क्लास, ऑप्शन बी मिल्स द पावर इलीट, ऑप्शन सी बोटोमोर इलीट एंड सोसाइटी, ऑप्शन डी सुम्पीटर द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की सुम्पीटर की रचना नहीं है। ये रचना रॉबर्ट मिचेल्स की है। जो आयरन थ्योरी देते हैं, गुट की आयरन थ्योरी, जबकि सुम्पीटर की पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन ए राजमन्नार समिति, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम, ऑप्शन सी पुंछी आयोग, ऑप्शन डी तारकुंडे समिति। आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तारकुंडे समिति। यह समिति जेपी नारायण द्वारा स्थापित की गई थी और यह समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित न होकर बल्कि चुनाव सुधार से संबंधित समिति है। तारकुंडे समिति चुनाव सुधार से संबंधित एक प्रमुख समिति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सर अली इमाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेहरू समिति मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, इनकी अध्यक्षता में 1928 में स्थापित हुई थी, जिसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य ना होकर इस समिति के सचिव थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से संबंधित था। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इराक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन के बाद प्रारंभ हुआ था। इसे अली बंधु, ये दो भाई थे जिन्हें अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु के नाम से भी जानते हैं, और तथा महात्मा गांधी एवं अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व के पश्चात ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। यह ब्रिटेन की तुर्की विरोधी नीतियों के विरुद्ध था तथा विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर देना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट संबंधित थी। ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह से, ऑप्शन बी 1896-97 के अकाल से, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग के दुख से, ऑप्शन डी बंगाल के विभाजन से। आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी जलियांवाला बाग के दुख से। देश में जलियांवाला बाग के हत्याकांड को लेकर जो उग्र प्रदर्शन हुए उससे विवश होकर अंग्रेज सरकार ने घटना की जांच के लिए इस समिति की स्थापना की थी और इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1919 को की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पॉल आर ब्रास, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, सेलिंग हैरिसन, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेट्स, अतुल कोहली दी आइडिया ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी रोनाल्ड डवर्किन, टेकिंग राइट सीरियसली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दी आइडिया ऑफ इंडिया। अतुल कोहली की पुस्तक ना होकर सुनील खिलनानी की है। सुनील खिलनानी, जबकि अतुल कोहली की पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए परिसीमन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी जनगणना आयोग द्वारा। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी, इसके भी होने की संभावना कम है। इन दो में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन हमें इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परिसीमन आयोग द्वारा। परिसीमन आयोग की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 82 में की गई है। अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग गठित किया जा चुका है। पहला परिसीमन आयोग 1951, दूसरा 1961, तीसरा 1971। आप लोग देख रहे होंगे हर 10-10 साल में एक आयोग गठित हो रहा है। चौथा 2001। इन दो आयोगों के बीच में जो एक 1971 तीसरा और चौथा आयोग 2001, इनके बीच में 30 वर्ष की गैपिंग है, क्योंकि 1971 के बाद परिसीमन नहीं किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कोलेजियम प्रणाली जुड़ी है। ऑप्शन ए कार्यपालिका से, ऑप्शन बी विधायिका से, ऑप्शन सी न्यायपालिका से, ऑप्शन डी संघ राज्य संबंधों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यायपालिका से। यह व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 2015 में 99वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इसकी जगह पर न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर MS अंसारी, ऑप्शन सी मदन मोहन मौलवी, ऑप्शन डी CR दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर MA अंसारी। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1928 को की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य था ही नहीं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद मूल अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था, जबकि 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया मूल कर्तव्य 11वां जोड़कर इसी की संख्या एक बढ़ा दी गई। तो 10 + 1 = 11 हो गए। अब कुल मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं, जिसमें माता पिता या संरक्षक अपने 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। 11वां मूल कर्तव्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किसके वर्णन में यह कहा गया कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे? ऑप्शन ए मोरिस जोन्स, ऑप्शन बी वीपी मेनन, ऑप्शन सी रिचर्डसन, ऑप्शन डी ग्रानविल ऑस्टिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रेनविल ऑस्टिन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नोत्तरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार और जय हिंद।